रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अबाउट हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसीमिक स्टेट। ठीक है। जो टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज़ था वो मैं आपको पिछले लेक्चर में कवर करवा चुकी हूँ। दिस वन, ठीक है, ये ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे अबाउट द ये वाला टॉपिक हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसीमिक स्टेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता होना चाहिए हाइपर का क्या मतलब है, ज़्यादा। ठीक है। ऑस्मोलर का मतलब ऑस्मोलैरिटी, हाइपर मीन्स ज़्यादा, ग्लाइसिमिक मीन्स ग्लूकोज स्टेट, कोई भी हालत। ठीक है। ऐसी कंडीशन जिसमें ब्लड के अंदर ग्लूकोज ज़्यादा हो तो उसको क्या कहते हैं, हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसिमिक स्टेट कहते हैं। अभी इसमें क्या होता है, प्रोफाउंड मतलब बहुत ज़्यादा हाइपरग्लाइसीमिया। प्रोफाउंड हाइपरग्लाइसीमिया मीन्स बहुत ज़्यादा हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा। जब भी आपके ब्लड में ग्लूकोज इतना ज़्यादा देखने को मिलेगा कि वो आपका क्या हो, ऑस्मोटिक डायरेसिस, यानी कि जो आपका ग्लूकोज किडनी में जाएगा तो वो अपने साथ पानी को भी लेके जाएगा। तो यानी कि आपका यूरिन ज़्यादा बनेगा। ग्लूकोज अगर मोर देन 600 हो जाए, ये किडनी में जब ग्लूकोज इतना ज़्यादा हो जाए तो ये अपने साथ साथ क्या करेगा, पानी को भी खींचता जाएगा। ठीक है। अभी अभी आपको ये देखना है कि अभी देखिए ये आपका ब्लड है। ठीक है, अब ब्लड स्ट्रीम। ठीक है। ब्लड से वाटर बाहर निकल गया तो सीरम की ऑस्मोलरिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसको क्या कहते हैं, हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसीमिक स्टेट। ठीक है। HSS, इस तरह HSHS। ठीक है। अभी ये वो उन लोगों को देखने में मिलता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, बूढ़े लोगों को देखने में मिलता है ज्यादातर। ठीक है। ये देखें, ओल्डर पेशेंट्स, यानी कि ये ऐसे डायबिटिक पेशेंट में होता है जिनकी शुगर बहुत ज़्यादा होती है और ऊपर से वो पानी भी नहीं पीते। ठीक है। और ना ही पी सकते हैं। बूढ़े लोग जो बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं तो वो पानी नहीं पी सकते। ठीक है। और ऐसे पेशेंट्स में क्या है, जब भी बॉडी में इंसुलिन होगी, इसमें इंसुलिन प्रेजेंट है, इसी वजह से कीटोन डेफिशिएंट है। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, इंसुलिन अगर ज़्यादा होगा तो कीटोन हमारी बॉडी में कम होंगे या बिल्कुल होंगे ही नहीं। ठीक है। और अगर इंसुलिन कम होगा तो कीटोन बॉडी ज़्यादा होंगे। इसमें इंसुलिन प्रेजेंट है इसीलिए कीटोन डेफिशिएंट है। ठीक है। इसमें आप अगर लेब फाइंडिंग करेंगे, ठीक है, आपका ग्लूकोज बहुत ज़्यादा होगा, मोर देन 600 सीरम ऑस्मोलरिटी होगी। देखिए, और ऑस्मोलरिटी देखिए 320 मिली ऑस्मोलर पर केजी है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है। अभी मैं इसके अलावा कीटोन्स तो नहीं है क्योंकि इसमें इंसुलिन प्रेजेंट है, और इसके अलावा नॉर्मल क्या है, सीरम। देखिए सीरम का पोटाशियम ज़्यादा है इसमें। ये किस लिए है मैं आपको ये समझाती हूँ, वेट अ मिनट। आपको मैं ये नोट्स में समझाऊँ या इधर इधर जगह नहीं होगी तो मैं आपको इसके लिए नोट्स पे लेके चलती हूँ कि इसमें इस लाइन का मतलब मैं आपको बताती हूँ। ठीक है। आपने देखा एक इसमें लेब फाइंडिंग में क्या है, हाइपरग्लाइसीमिक स्टेट है, 600 से अबव, ऑस्मोलिटी भी ज़्यादा है, और बाकी ओल्डर पेशेंट्स में है जो कि डायबिटिक भी हो, इनेबिलिटी ऑफ टू ड्रिंक वाटर होता है इसलिए उनमें ये चांसेस हो सकते हैं। और उसमें प्रोफाउंड हाइपरग्लाइसीमिया होता है, एक्सेसिव ऑस्मोटिक डायलिसिस होती है। ठीक है। और अभी इसमें जो एक ये है कि सीरम का पोटाशियम इसमें ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है, चलिए अभी सीरम के पोटाशियम के बारे में बात करते हैं कि इसमें सीरम का पोटाशियम क्यों ज़्यादा होता है।
सिर्फ ये मेरा नोट्स यहाँ पे ओपन हो जाए, मैं आपको इसके लिए राइटिंग करती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हमारे पास क्या है, वहाँ पे लाइन थी कि सीरम का पोटाशियम क्या है, ज़्यादा हो गया, हाइपर ग्लाइसीमिया में, ग्लाइसीमिया। अभी देखिए आपकी बॉडी में हाइपर ग्लाइसीमिया है, ठीक है, तो यानी कि ग्लूकोज बहुत ज़्यादा हो गया है, ग्लूकोज बहुत ज़्यादा है। तो ग्लूकोज क्या होगा, किडनी से बहुत ज़्यादा फिल्टर होना शुरू हो जाएगा, तो ये अपने साथ पानी को भी लेके जाएगा, ये अपने साथ वाटर को भी ले जाएगा, तो यानी कि क्या होगा, पॉली यूरिया। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगी, आपको डिहाइड्रेशन, पॉलीयूरिया मिलेगी और डिहाइड्रेशन मिलेगी। इसके अलावा जब आपको यूरिन बहुत ज़्यादा आएगा तो क्या होगा, यूरिन में क्या होगा, पोटाशियम लॉस होना शुरू हो जाएगा, हाइपोकेलीमिया मिलेगा। पोटाशियम लॉस होने को क्या कहते हैं, हाइपोकेलीमिया कहते हैं। अभी चूंकि वाटर लॉस हो रहा है, आपका पॉलीयूरिया हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रही है, पोटाशियम भी लॉस हो रहा है, तो इसमें क्या होगा, ब्लड क्या हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। अभी कोई चीज़ अगर थिक हो तो उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, उसकी ऑस्मोलरिटी क्या होती है, ज़्यादा होगी कम होगी, ऑब्वियस सी बात है, ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ब्लड की ऑस्मोलरिटी बहुत ज़्यादा है और ग्लूकोज भी बहुत ज़्यादा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, हाइपर ऑस्मोलर, हाइपर ग्लाइसेमिक स्टेट। और ये किस में मिलता है आपको, टाइप 2 डायबिटीज़ मिलाइटस, टाइप 2 डायबिटीज़ मिलाइटस में ये स्टेट देखने को मिलती है। ठीक है, और आपने 600 से ऊपर इसमें शुगर होती है, और ऑस्मोलेरिटी मैंने आपको बताया कितना था, 320 से अबव था। ठीक है, कितना, ओ माय गॉड, 600 से अबव और 320 से ऑस्मोलिटी, जो हमारे पास हाइपरग्लाइसीमिया, इसमें ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज इतना अबव होगा, हाइपरग्लाइसीमिक स्टेट होगा। इसके अलावा ऑस्मोलिटी हमारे पास कितनी होगी, 320 से अबव होगी। और इसमें ये अगर अनट्रीटेड को करें ना, ये मैंने कहा कि ओल्डर पेशेंट में डायबिटीज़ जब होती है तो अगर उसको ट्रीट ना किया जाए, और दूसरा वो पानी भी फिर नहीं पीते तो ये कंडीशन होती है। और दूसरा अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो जाहिर सी बात है, पहले बंदा कोमा में जाएगा और उसके बाद क्या हो जाएगी, बंदे की डेथ हो जाएगी। ठीक है, और अच्छा, इसका भी मैं ट्रीटमेंट बताती हूँ आपको। ठीक है, इसमें डिहाइड्रेशन है तो हम क्या देंगे, डिहाइड्रेशन के लिए आईवी फ्लूइड देंगे, आईवी फ्लूइड देंगे। ठीक है, क्योंकि डिहाइड्रेशन हुई पड़ी है। अच्छा, इसके अलावा देखिए आईवी फ्लूइड देंगे तो डिहाइड्रेशन की ट्रीट हो जाएगी ना। और इंसुलिन की, इंसुलिन नहीं है तो इंसुलिन भी दे सकते हैं। और ग्लूकोज, ग्लूकोज भी देंगे इसको। इंसुलिन का सबसे मेजर साइड इफेक्ट क्या है, अभी देखिए इसमें ग्लूकोज क्यों देंगे ना, अभी एनआरई में क्वेश्चन क्या है, आया था कि इंसुलिन का मेजर साइड इफेक्ट क्या है, एडवर्स इफेक्ट। ठीक है, तो इंसुलिन का एडवर्स इफेक्ट क्या है, हाइपोग्लाइसीमिया। अभी जैसे कोई इंसुलिन पे जो पेशेंट होता है, उसने अगर इंसुलिन की डोज ऊपर नीचे कर लेना तो फौरन से उसको हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। तो आप उसको क्या करते हैं, अभी देखिए ना, इंसुलिन उसको लगाया तो साथ में थोड़ा सा ग्लूकोज भी देते हैं ताकि उसका हाइपोग्लाइसीमिक स्टेट प्रिवेंट हो जाए। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, डेक्सट्रोज, डेक्सट्रोज सोल्यूशन भी देते हैं। ठीक है, तो अभी इसके बाद हम पढ़ते हैं अबाउट डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, जो इसी के साथ टॉपिक में लिखा हुआ था।
तो ये आज का टॉपिक जो था, हाइपर ऑस्मोलर हाइपर ग्लाइसीमिक स्टेट। ठीक है, तो इसके बाद मैं बताऊंगी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के बारे में। तो हाइपरग्लाइसीमिक स्टेट के बारे में मैं आपको बताती हूँ। सॉरी, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। वेट अ मिनट, मैं सिर्फ यहाँ पे थोड़ी सेटिंग बराबर करूँ। अच्छा, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के बारे में बात करते हैं। कितना अजीब कलर है ये। अभी देखिए, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, ठीक है, ये भी प्रोमिनेंट नहीं है। अच्छा, अभी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, ठीक है, ये क्या है? इसमें क्या होता है कि ये किस में, टाइप 1 में है या उसमें है टाइप, देखिए ना, हाइपर ओस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट, मैंने कहा था ये टाइप 2 डायबिटीज मिलाइटिस में है ना। तो अभी डायबिटीज कीटोसिडोसिस किस में होता है? टाइप 1 में होता है। ये टाइप 1 में होता है, ठीक है। अभी आपको ये याद रखना, ये होता क्यों है। अभी टाइप 1 का प्रॉपर ट्रीटमेंट क्या है? इंसुलिन है। अभी आपने किसी को 3 यूनिट इंसुलिन दिया है ना, लेकिन वो पेशेंट भूल जाता है, ठीक है। यानी कि इंसुलिन क्या, वो 1 यूनिट ले लेता है, फर्ज किया, ठीक है। यानी कि वो जो है अपनी क्या कहते हैं, इंसुलिन की कंप्लायंसी को पूरा नहीं करा, तो उसको हम कहते हैं इंसुलिन नॉन कंप्लायंस, ठीक है। वो अपने टाइम पे नहीं ले रहा, ठीक है। ऐसे पेशेंट जिसको हम लोगों ने फर्स्ट के 3 यूनिट्स दिए हैं, वो 1 यूनिट ले रहा है, बाकी नहीं ले रहा, तो उस कंडीशन में ये इंसुलिन की कंप्लायंस कम हो जाती है। अभी ऐसा बनता है, या फिर एक ये कंडीशन हो सकती है, या दूसरा क्या है, या फिर डिमांड बढ़ जाएगी, या फिर डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। जैसे कि किसी के बंदे पे स्ट्रेस आ गया, लेकिन आपने उसको यूनिट 3 दिया है, वो 3 ही ले रहा है, लेकिन उसके पे स्ट्रेस आ गया कि उसकी डिमांड इंक्रीज हो गई, ठीक है। फिर क्या होगा? अभी क्या है कि कोई बंदा, उसकी बॉडी में इंसुलिन कम है, मतलब दोनों रीजन हो सकते हैं, या टाइम से नहीं लिया या डिमांड ज्यादा हो गया, ठीक है। तो ओवरऑल क्या अफेक्ट हुआ? इंसुलिन कम हो गया। अभी ये क्या करती है? लिपिड्स की क्या करती है? ब्रेक डाउन करवाती है या फॉर्मेशन करवाती है? ये लिपिड्स की फॉर्मेशन करवाती है, ठीक है। नॉर्मली इंसुलिन लिपिड फॉर्मेशन करवाती है, ठीक है। अभी क्या हो गया? इंसुलिन क्या हो गया? कम हो गया। अभी जब इंसुलिन कम हो गया तो लिपिड क्या हो गया? लिपिड की ब्रेक डाउन होगी। लिपिड की ब्रेकडाउन हुई, यानी कि ये क्या बना? कीटोजेनेसिस, यानी कि कीटोन बॉडीज बनती है। अभी ये क्या होते हैं? ये एसिडिक, कीटोजेनेसिस से जो कीटोन होती है वो एसिडिक इन नेचर होती है, एसिडिक इन नेचर, ठीक है। तो इस वजह से आपकी बॉडी में क्या हो जाएगी? कीटो एसिडोसिस। अभी क्या होता है इसके अलावा, एक मिनट गाइस, अभी अभी देखें, एक तो आपकी लिपोलाइसिस हो गई, ठीक है। इंसुलिन कम था, इसने लिपोलाइसिस करवाया। लिपोलिसिस यानी कि कीटोन बॉडीज बनी, ठीक है। कीटोन बॉडीज बनी, कीटोएसिडोसिस है, ठीक है। अभी जो कीटोजेनेसिस होगी, इससे क्या बनते हैं? अभी कीटोन एसिडिक है, मैंने आपको अभी भी बताया। तो मेटाबॉलिक, तो क्या हो जाएगा इसकी, जिससे मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अभी जब भी आपकी बॉडी में एसिडोसिस होती है, तो सेल के अंदर जो पोटाशियम होता है वो बाहर आ जाता है, ठीक है। जब भी मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी तो सेल के अंदर जो मौजूद पोटाशियम है वो बाहर आ जाता है, तो आपको क्या हो जाएगा? हाइपर कैलीमिया हो जाएगा, हाइपर कैलीमिया, ठीक है। देखिए, इंसुलिन कम होने से एक तो हमारे पास ये वाला तरीकाकार हुआ, लाइपोलाइसिस हुई, ठीक है। एक ये फ्लो चार्ट बनता है इसका, और दूसरा आपको मैं बताती हूँ। सेकेंड नंबर पे आप ये मुझे बताएं,
तो और दूसरा आपको ये पता होना चाहिए, एक तो मैंने ये वाला बताया, एक दूसरा ये है कि जब भी इंसुलिन कम होगी तो आपका क्या होगा, ग्लूकोज क्या होगा, इंसुलिन कम होगा तो ग्लूकोज क्या होगा, इंसुलिन कम होगा तो हमारे पास क्या होगा, ग्लूकोज भी क्या होगा, कम। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक मिनट, तो मतलब ग्लूकोज, इंसुलिन कम होगा तो क्या होगा, ग्लूकोज का यूज कम हो जाएगा। ठीक है, ग्लूकोज का यूज कम हो जाएगा तो हमें क्या हो जाएगा, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा, हाइपरग्लाइसीमिया, यानी कि ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा हो गया, क्योंकि ग्लूकोज, इंसुलिन कम होने से ग्लूकोज का यूज़ कम हो जाता है। ठीक है, उसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगी, जो हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से फिर आपको क्या होगा, ऑस्मोटिक क्या होगा, ऑस्मोटिक डाययूरेसिस। ठीक है, यानी कि जो आपका ग्लूकोज होता है वो किडनी के रास्ते, इसी वजह से जो डायबिटिक पेशेंट है उसमें क्या होती है, उनमें यूरिन ज़्यादा आता है। अभी आपके बॉडी का वाटर अगर बाहर जाए तो आपको डिहाइड्रेशन होगी। ठीक है, अभी जाहिर सी बात है, तो डायबिटिक कीटोसिडोसिस में क्या मिलेगा आपको, डिहाइड्रेशन मिलती है, यानी कि इनकी शुगर इतनी हाई है, अपने साथ वो वाटर को खींच देती है। ठीक है, ये अपने साथ ग्लूकोज और वाटर इसके आगे पीछे जाते हैं तो ये बॉडी से आउट हो जाती है। जब वाटर बॉडी से आउट होगी तो ऑटोमेटिकली आपको क्या हो जाएगी, बॉडी से आउट हो जाएगा वाटर, तो आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगी। अब जो डिहाइड्रेशन है आपको किसके अंदर मिलती है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में मिलती है। वाटर लॉस के साथ क्या होता है, जाहिर सी बात है पोटाशियम भी लॉस होगा, यानी कि हाइपोकेलीमिया भी होगा। चले अभी मैं आपको इसको दोबारा समझाती हूँ। जब भी आपकी बॉडी में इंसुलिन कम होगा, इंसुलिन कम होगा, लिप्टो लाइपोलिसिस होगी, यानी कि लिपोलिसिस ज़्यादा होगी। ठीक है, लिपिड्स की ब्रेकडाउन ज़्यादा होगी। जब भी लिपिड की ब्रेकडाउन ज़्यादा होगी, आपने याद रखना है कि आपके पास क्या होगा, कीटोजेनेसिस होगा। अभी कीटोन कौन कौन से बनेंगे, बीटा हाइड्रो ऑक्सी ब्यूटारेट, ये ज्यादा अमाउंट में होगा, ये ज्यादा अमाउंट में होगा एज कंपेयर टू एसिटो एसिटेट। ये दोनों कीटोन बॉडीज है, इसमें ये ज्यादा है, ये एस्ट्रोस्टेट इतना नहीं है। ठीक है, इसके अलावा लिपिड्स के टूटने की वजह से क्या बनेंगे, फ्री फैटी एसिड्स। तो एसिड्स क्या करते हैं, यानी कि ब्लड की पीएच को इसने कम कर दिया। ठीक है, तो जब पीएच कम हो गई तो क्या हुआ आपको, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अभी आपको पता होना चाहिए ब्लड की नॉर्मल पीएच कितनी है, ब्लड की नॉर्मल पीएच क्या है, कितना है, 7.4। ठीक है, ये आप लोगों ने नहीं भूलना। लेकिन जब आपको डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होगा तो पीएच कितना होगा, 7.1 इन डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में। ठीक है, अब आप मुझे ये बताएं कि जब एसिडिटी जब हुई है, ये एसिडिटी किसकी वजह से हुई है, मेटाबॉलिज्म की वजह से हुई है या रेस्पिरेशन की वजह से,
एयर रेस्पिरेशन की वजह से। तो जाहिर सी बात है ये मेटाबॉलिज्म की वजह से हुई है। तो ये क्या है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो ये मेटाबॉलिज्म की वजह से हो रही है ये सारा काम। देखिए ना, कीटोन्स बन रहे हैं, मेटाबॉलिज्म हो रही है, तो उसी की वजह से हो रहा है। तो ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस की वजह से ये हो रहा है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। अच्छा, एक आपने ये याद रखना है कि डायबिटीज़ जो उसमें कीटोएसिडोसिस होता है, ये टाइप 1 और टाइप 2 में किसकी पहचान है, टाइप 1 की पहचान है। नंबर 1 ये बात आपको याद रखनी है। इसमें ब्लड पीएच कितना होगा, 7.4 होगा। इसमें क्या बनते हैं, कीटोन बॉडीज। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो कौन सा है, बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटरेट, ठीक है, ये ज़्यादा बनता है। और इसके अलावा फ्री फैटी एसिड्स, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, पोटाशियम का लॉस होगा, हाइपोकेलिमिया होगा, ठीक है, डिहाइड्रेशन होगी। अब इसमें एमसीक्यूज किस तरह से बन सकते हैं, लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन चिल्ड्रन ड्यू टू डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। बच्चों में क्या कॉज हो सकती है, आपने याद रखना है जब भी आपकी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होगी, फ्री फैटी एसिड्स क्या होंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। आपकी पीएच क्या है, ज़्यादा है, ओ सॉरी, कम हो जाएगी, ठीक है। पीएच कम, तो ब्लड ब्रेन बैरियर क्या है, डैमेज हो जाएगा जब पीएच कम होगी, ठीक है। ब्लड ब्रेन बैरियर क्या हो गया, डैमेज हो गया, तो आपको क्या हो गया, सेरिब्रल एडिमा हो जाता है आपको। जब छोटे बच्चे हैं उनको अगर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो जाए तो उसमें मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ क्या है, सेरिब्रल एडिमा। ब्लड के अंदर फ्री फैटी एसिड क्या है, ज़्यादा हो जाते हैं, फ्री फैटी एसिड ज़्यादा, उसकी वजह से आपको सेरिब्रल एडिमा हो जाएगा, ठीक है। ये मोस्ट कॉमन कॉज चिल्ड्रन में होती है। अभी यहाँ तक आपको समझ आ गई, ये एमसीक्यू भी आपको इंशाल्लाह समझ आ गया होगा। अच्छा, आगे इसमें और कौन से सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, एक तो सेरिब्रल एडिमा मिला, सेरिब्रल एडिमा मिला, और साइकेट्री के सिम्टम्स मिलेंगे, डिलीरियम, यानी कि मेंटल स्टेटस अल्टर्ड होगा उसका, साइकोसिस। साइकोसिस और डिलीरियम क्या है वो भी हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। अभी अभी अगर कोई बंदा है उसकी पीएच कम हो गई है, ठीक है, उसकी ब्लड की पीएच कम हो गई है, पीएच कम हो गई है, हाइड्रोजन आयंस क्या है, ज़्यादा है, यानी कि उसके ब्लड में, यानी कि उसका ब्लड क्या है, एसिडिक है। अभी हमेशा याद रखें, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है इज ऑलवेज एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर, ये हमेशा से क्या है, एसिडिक इन नेचर है। अभी होता क्या है, जब भी आपको डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होती है तो ब्लड की पीएच क्या है, एसिडिक है, ठीक है, पीएच कम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है, एसिडिक है। तो आपकी बॉडी क्या कोशिश करेगी, तो बॉडी क्या कंपनसेशन मैकेनिज्म क्या करेगी कि कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में जमा करे या बाहर निकाले। तो बॉडी क्या करेगी, कोशिश करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड को कोशिश करेगी कि, जाहिर सी बात है कि ब्लड की पीएच कम है, एसिडिक है, तो बॉडी की कंपनसेशन मैकेनिज्म ये है तो कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल ज़्यादा करना शुरू कर देगा ताकि ये अक्यूमुलेट ना हो, तो ये अक्यूमुलेट ज़्यादा करना शुरू हो जाएगा।
तो इसके लिए आप क्या करेंगे, छोटे छोटे सांस लोगे या लंबे सांस लोगे? ज़्यादा रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए बॉडी क्या करता है, डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग, गहरे गहरे सांस लेते हैं आप। इसमें मेडिकल की ज़बान में आपको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, कॉस्मॉल ब्रीदिंग। ठीक है, आप लंबा और गहरा सांस लेना स्टार्ट कर देते हैं। जो डायबिटिक कीटोसिडोसिस है, इसमें कॉस्मॉल ब्रीदिंग हम क्यों करते हैं, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो, रिमूव हो जाए, यानी कि एसिडिटी कम होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अभी जो ब्लड का ग्लूकोज ज़्यादा है, ब्लड का ग्लूकोज ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है किडनी में भी ज़्यादा जाएगा, किडनी से ज़्यादा जाएगा तो अपने साथ वाटर को भी ज़्यादा लेके जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक डायूरेसिस। अगर हमारा वाटर है वो यूरिन के जरिए बाहर ज़्यादा सिक्रीट हो रहा हो तो क्या है, ऑस्मोटिक डायूरेसिस है। आपकी बॉडी में क्या हो जाएगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगी। इसके अलावा आपको क्या मिलेगा, एब्डोमिनल पेन। इसमें हमें क्या मिलता है, इसमें हमें मिलता है एसीटोन्स, ठीक है, कीटोन बॉडीज। ठीक है, एसीटोन की वजह से क्या होता है, फ्रूटी ऑर्डर। इसके सांस में कैसे खुशबू होगी, फ्रूट की तरह का ऑर्डर देखने को मिलेगा, स्मेल। ठीक है, ड्यू टू एसीटोन्स। अभी जो डीके होता है, इसमें एसीटोन्स होंगे, उसकी वजह से फ्रूटी स्मेल होगी उनकी सांस में। ठीक है, अभी यहाँ तक समझ आ गया। अभी बात करते हैं लेब फाइंडिंग की, लेब्स फाइंडिंग। एक मैंने इसका बताया था कि सिम्टम्स एब्डोमिनल पेन है, फ्रूटी ऑडोर है, उसके अलावा उसको क्या है, डिलीरियम, साइकोसिस है, ये सब कुछ देखने को मिलता है। ठीक है, फिर हम लेब फाइंडिंग पे जाते हैं। अभी एब्डोमिनल पेन क्यों होती है, एसिडोसिस की वजह से हो सकती है, कीटोन बॉडीज की वजह से हो सकती है। ठीक है, अभी लेब फाइंडिंग, डीकेए का पेशेंट है, इसमें लेब फाइंडिंग क्या होगी, ऑस्मोटिक डायरेसिस। जब भी आपके ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा होगा, शुगर में क्या मिलता है, यूरिन बहुत ज़्यादा आएगा। ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा होगा, किडनी में वही जाएगा, जब किडनी में ज़्यादा जाएगा तो किडनी से क्या होता है, यूरिन में चला जाता है। यूरिन में ग्लूकोज जाता है तो वो अकेला तो जाता नहीं है। ठीक है, ये अकेले जाना पसंद नहीं करता, ये अपने साथ ही वाटर को खींचता है, जिसको क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक डायूरेसिस कहते हैं। ठीक है, इसमें एक, इसमें ग्लूकोज ज़्यादा है। ठीक है, लेब फाइंडिंग्स में दूसरा क्या है, एक तो ग्लूकोज इसका ज़्यादा है, एंड थर्ड वन, ओ सॉरी, सेकंड वन क्या है, इसमें क्या है, पीएच कम, यानी कि हाइड्रोजन ज़्यादा और पीएच कम देखने को मिलेगी। इसके अलावा क्या होगा, बाइकार्बोनेट्स जो हैं वो क्या होंगे, कम मिलेंगे आपको, <20। ये वैल्यूज आपको याद रखनी है। ठीक है, अगर बाइकार्बोनेट <12 हो जाए तो बहुत ही आपका सीरियस मामला होता है, उसको फिर बहुत तरीके से चेक करना पड़ता है। ठीक है,
इसके एनाइन गैप का मैं बताऊंगी आपको आगे, ठीक है, परेशान नहीं होना आगे लेक्चर्स में। एनाइन गैप ये एमसीक्यू है, मैं इसको आगे बताऊंगी आपको। उसमें एनाइन गैप होता है, ज़्यादा है या कम है, ज़्यादा या कम, ज़्यादा होगा, ठीक है। एनाइन गैप इसमें ज़्यादा होगा। इसमें क्या था, मेटाबॉलिक एसिडोसिस या अल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस था, मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिली। यूरिन के अंदर क्या हुआ, यूरिन और ब्लड के अंदर क्या मिलते हैं, ब्लड कीटोन बॉडीज, कीटोन्स। इसके अलावा आपके क्या है, डब्ल्यूबीसी बहुत ज़्यादा होंगे अगर इन्फेक्शन की वजह से हुआ है तो। पोटाशियम का क्या है, पोटाशियम मैंने बताया था हाइपो होगा, लो होंगे। अभी आपकी बॉडी में, अभी हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं, ये देखें, ये हमारी बॉडी का एक सेल है, ये क्या है, पैकेट ऑफ, ये किस चीज़ का पैकेट है, बैग है, पैकेट ऑफ पोटाशियम। सेल के अंदर पोटाशियम बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, इसके अंदर पोटाशियम बहुत ज़्यादा होते हैं, सेल ज़्यादा पैकेट ऑफ पोटाशियम। और उसके बाहर क्या होता है, सोडियम बहुत ज़्यादा होता है, सोडियम, और अंदर क्या है, पोटाशियम। इस तरह से ना नोकिया, इस तरह से याद रखा है मैंने, ठीक है। अगर आपको भूलता है तो सोडियम आउटसाइड, पोटाशियम इनसाइड, ठीक है, सोडियम आउट, पोटाशियम इन, ठीक है। तो सेल के अंदर क्या होता है, पोटाशियम सेल के अंदर ज़्यादा होता है और सोडियम सेल के बाहर ज़्यादा होता है, ठीक है। अभी सेल के ऊपर एक ट्रांसपोर्टर होता है, ये क्या करता है, पोटाशियम को बाहर निकालता है और हाइड्रोजन को अंदर लेके आता है, ठीक है। ये हर सेल में होता है, नॉर्मल फिजियोलॉजी है, ये ट्रांसपोर्टर है एक, ठीक है। पोटाशियम को बाहर निकालेगा, हाइड्रोजन को अंदर लेके आएगा। अभी अगर आपकी पीएच क्या है, लो है, यानी कि एसिडिक है, ठीक है, हाइड्रोजन आयंस ज़्यादा है, तो हाइड्रोजन आयन ज़ाहिर सी बात है ज़्यादा होंगे ना एसिडिक में, तो हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होंगे। अब आप मुझे ये बताएं, जब बाहर आपके हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होंगे तो ये जो ट्रांसपोर्टर है ये ज़्यादा काम करेगा या कम काम करेगा, इसका वर्क कितना होगा, ये जो ट्रांसपोर्टर है इसका, ये क्या होगा, इसकी काम ज़्यादा हो जाएगा, तो हाइड्रोजन अंदर ज़्यादा इनसाइड जाना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा। उसके बदले में, उसके बदले में क्या होगा, पोटाशियम को बाहर निकालना शुरू कर देगा। देखे ना, हाइड्रोजन जब बाहर गया तो पोटाशियम, हाइड्रोजन अंदर जाना शुरू हुआ तो पोटाशियम क्या हुआ, बाहर आ गया, आउट। तो आउट कहाँ पे, ब्लड में ना, तो क्या हो जाएगा, हाइपर कैलीमिया, यानी कि आपके ब्लड में पोटाशियम ज़्यादा हो जाएगा। हाइड्रोजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटाशियम। अगर आपकी बॉडी में हाइड्रोजन आयन ज़्यादा है तो आपको हाइपर कैलीमिया होगा, और अगर आपकी बॉडी में हाइड्रोजन आयंस कम है तो आपको हाइपोकैलीमिया होगा। इन द केस ऑफ डायबिटिक कीटोसिडोसिस आपकी बॉडी में क्या होगा, हाइपर कैलीमिया होगा। ओ सॉरी, एक मिनट गाइस, हाँ ठीक है। तो इन द केस ऑफ एसिडोसिस आपका जो है हाइड्रोजन आयन ज़्यादा है तो आपका पोटाशियम भी ज़्यादा होगा। रीज़न मैंने आपको बताई कि अगर हाइड्रोजन ज़्यादा है तो ये वाला ट्रांसपोर्टर जो है ये ज़्यादा काम करेगा, इस ट्रांसपोर्टर के काम करने की वजह से पोटाशियम बाहर जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा और हाइड्रोजन अंदर आना शुरू हो जाएगा। तो ये जब अंदर आएगा वो बाहर आएगा तो एसिडोसिस भी हो जाएगी और ऊपर से क्या हो जाएगा, ब्लड में आपके क्या हो जाएगी, पोटाशियम भी ज़्यादा हो जाएगा।
अब इसमें कौन सा कैलीमिया मिलेगा, हाइपर कैलीमिया या हाइपर कैलीमिया, हाइपर कैलीमिया, हाइपोकेलीमिया। इंक्रीज पोटाशियम इन ब्लड, इन ब्लड, ठीक है। ये वाला पोटाशियम आया कहाँ से, ये सेल के अंदर से आया, सेल के बाहर से, ये सेल के अंदर ही पड़ा था ना, सेल के इनसाइड था। सेल का वाला पोटाशियम बाहर आया तो सेल का देखिए ना, ये मैंने ब्लड में बताया कि पोटाशियम इंक्रीज है ना। अभी ये सेल के अंदर वाला पोटाशियम बाहर आया तो सेल के अंदर का पोटाशियम क्या हुआ, कम हुआ ना। देखो बाहर गया है तो बाहर का तो पोटाशियम ज्यादा हो गया और अंदर का पोटाशियम कम हो गया क्योंकि सारा पोटाशियम बाहर चला गया ना। जो सेल में है इसको मैं लिखती हूँ इंट्रासेलुलर, इंट्रासेलुलर पोटाशियम क्या हुआ, कम हुआ। अभी हमारे पास दो कंडीशन है, यानी कि ब्लड के अंदर पोटाशियम ज्यादा, सेल के अंदर पोटाशियम कम, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अभी जब भी ऑस्मोटिक डाययूरेसिस होती है, ऑस्मोटिक डाययूरेसिस जब होती है तो पोटाशियम भी क्या है, लॉस हो जाता है, बॉडी से पोटाशियम लॉस होगा। जब टोटल पोटाशियम, टोटल बॉडी पोटाशियम कितना हो जाएगा, ऑस्मोटिक डाययूरेसिस हो रही है, टोटल बॉडी पोटाशियम क्या हो जाएगा, कम। देखिए ये कंसेप्ट इस तरह से है ना, अगर आपसे एमसीक्यू में पूछा कि ब्लड में किस क्या है, हाइपो है हाइपर है, ब्लड में तो हाइपर कैलीमिया हुआ ना। फिर आपसे पूछा इंट्रासेलुलर, इंट्रासेलुलर पोटाशियम कितना है, लो है। फिर आपसे पूछा ओवरऑल टोटल इनसाइड इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर पोटाशियम कितना है, तो ओवरऑल क्या अफेक्ट है, लो, हाइपोकेलीमिया, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। टोटल पोटाशियम क्या है, ये तीनों कंडीशंस की समझ आ गई। ये कहानी में मैंने ये बताया, जब भी एसिडोसिस होगी पोटाशियम सेल से बाहर आउट होगा, जब पोटाशियम सेल से बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पोटाशियम ब्लड के अंदर आ जाएगा। जब पोटाशियम ब्लड के अंदर आएगा तो आपको हाइपर कैलीमिया हो जाएगा। कहाँ पर, ईमिया मतलब ब्लड, ठीक है। तो आपको ब्लड में पोटाशियम ज्यादा है। अभी देखिए ना, सेल से बाहर गया है तो सेल के अंदर क्या हो गया, इंटरसेलर पोटाशियम कम हो गया। तो इंटरसेलर पोटाशियम कम होने का क्या मतलब है, तो यानी कि बाहर चले गया ना, तो यूरिन का पोटाशियम क्या है, ज्यादा हो गया। तो यूरिन के रास्ते से पोटाशियम लॉस हो रहा है, तो यूरिन के रास्ते से पोटाशियम लॉस हो रहा है तो ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा, हाइपोकेलीमिया, ठीक है। सीरम पोटाशियम ज्यादा, ठीक है, इसको सीरम पोटाशियम कहते हैं, ठीक है। अभी हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन, इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या है। आपका एक एमसीक्यू, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मिलाइटस टाइप 1, टाइप 1 क्या था, म्यूकोरमाइकोसिस, म्यूकोरमाइकोसिस यानी कि फंगल इन्फेक्शन। हम क्या देते हैं इसके लिए, एम्फोटेरिसिन बी ड्रग देते हैं, एम्फोटेरिसिन बी ड्रग होती है, ठीक है, ट्रीटमेंट के लिए। इसके अलावा सेरिब्रल एडीमा क्या होता है, सेरिब्रल एडीमा लीडिंग कॉज ऑफ डेथ, लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन चिल्ड्रन ड्यू टू डायबिटिक कीटोसिडोसिस। अब इसमें क्या हो रहा है, पोटाशियम का लेवल क्या हो रहा है, ओवरऑल
अच्छा, इसमें हम सीरम का कहते हैं कि सीरम का पोटेशियम कितना है? हाइपर कैलीमिया। आपको क्या होता है? आपको क्या हो जाता है? एरिथमियाज हो जाते हैं आपको, एरिथमिया। ठीक है, पोटाशियम ज्यादा होने की वजह से एरिथमियाज हो गया आपको। पोटाशियम का नॉर्मल वैल्यू कितना है? नॉर्मल 3.5 से 5.2। अभी एक बनता है उसका पोटाशियम चला गया है मोर देन 8, तो उसको क्या हो गया? डायस्टोलिक अरेस्ट, ऑस्टोलिक अरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, और इरिथमियाज हो सकते हैं इसमें। अभी अभी आपका डायबिटिक कीटोसिडोसिस का पेशेंट अगर आता है, उसको ट्रीट कैसे करना है? अच्छा, अभी इसको आप ट्रीट कैसे कर सकते हो ऐसे पेशेंट्स को? डिहाइड्रेटेड है ना? डिहाइड्रेटेड है तो आईवी फ्लूइड्स दो इसको, आईवी इंसुलिन दे सकते हो आप। ठीक है, जब भी आईवी इंसुलिन देते हैं तो साथ में इसका साइड इफेक्ट आता है, एडवर्स इफेक्ट, तो आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। ठीक है, जब भी आप दोगे आपको हाइपोग्लाइसीमिया होगा, तो उस एडवर्स इफेक्ट से बचने के लिए आप थोड़ा सा इसको डेक्सट्रोज दे सकते हो। इंसुलिन के साथ इंसुलिन प्लस डेक्सट्रोज दो आप। ठीक है, इंसुलिन प्लस ग्लूकोज। ठीक है, ताकि आप इसको ट्रीट कर सको। नंबर 1, नंबर 2 और थर्ड पे क्या है? पोटाशियम देगी इन्फ्यूजन, क्योंकि ओवरऑल बॉडी का पोटाशियम कम है। ठीक है, अब आपने याद रखना है जब भी आपका आईवी इंसुलिन दोगे, अभी आपसे एक एमसीक्यू पूछा जाएगा, आपको इस तरीके से बताती हूँ कि एक पेशेंट है, ठीक है, वो क्या डायबिटिक है, ठीक है, इज बीइंग ट्रीटेड treated in diabetes ketoacidosis by the help of डायबिटिक पेशेंट को, आप उसको डीके है तो उसको हम कौन सा ऐसा चीज यूज करें दैट इज वर्सनिंग हिज हाइपरकेलीमिया। एक बंदा है उसको डायबिटीज है, ठीक है, साथ में उसको डायबिटिक कीटोसिडोसिस हो रही है, ठीक है, उसको इंसुलिन आप लगा रहे हो। अभी डीके के पेशेंट को तो वैसे नॉर्मली हाइपोकेलीमिया मतलब हाइपरकेलीमिया होता है ना, तो आप मजीद आप उसको क्या ऐसा दे रहे हो कि उसका हाइपरकेलीमिया मजीद बढ़ रहा है, तो उसका आंसर क्या है? इंसुलिन है। तो आप ऐसे पेशेंट को इंसुलिन दे रहे हो, तो इसकी जैसे हाइपरकेलीमिया, क्योंकि इंसुलिन क्या करवाता है? हाइपरकेलीमिया करवाता है, हाइपरकेलीमिया कॉज करवाती है। अगर कोई बंदा है डीकेए का, आप उसका ट्रीटमेंट करते हो बाय इंसुलिन, तो उसके हाइपरकेलीमिया को वो और वर्स कर देती है, वर्स कर देती है। ठीक है, अभी जब भी आप आईवी इंसुलिन देते हो, आपने मुंह उठा के नहीं देते, नहीं, ठीक है, आपने पहले इसको पोटाशियम लेवल चेक करना है, पोटाशियम लेवल चेक करना है, मोनिटाइज्ड करना है। अगर पोटाशियम लेवल है, अगर लेस देन 3.3 मिलता है, पहले आपने उसको पोटाशियम इन्फ्यूज करना है, फिर आपने आईवी इंसुलिन देनी है। ठीक है,
लेकिन एक बंदा है उसका पोटाशियम लेवल है मोर देन 5.5 है, फिर आप डायरेक्टली इंसुलिन लगा सकते हो, बस फिर इंसुलिन ही दे दो। ये स्ट्रेटजी आपने याद रखनी है। अगर 3.3 होगा तो फर्स्ट पे ये, देन 2, सॉरी, इंसुलिन क्या करती है, हाइपोकेलिमिया कॉज करती है, हाइपोकेलिमिया। वो पोटाशियम को सेल के अंदर भेज देती है, ठीक है। अगर लेस देन 3.3 है, पहले आपने 3.3 पोटाशियम है तो आपने पहले पोटाशियम देना है, फिर आपने इंसुलिन। अगर मोर देन 5.5 होगा फिर आपने इंसुलिन लगा देनी ताकि पोटाशियम अंदर चला जाए, ठीक है। तो ये ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज आपको याद रखनी है। बस एक लास्ट एमसीक्यू आपको कराती हूँ फिर इसको ख़त्म कर देते हैं। अच्छा, ये एमसीक्यू क्या है कि एक पेशेंट आया, डीके का पेशेंट है, उसको डायबिटिक कीटोसिडोसिस है, ठीक है। वो डाइट, फिर भी मर गया, आपने इलाज किया उसको, डाइट बट ट्रीटेड, आपने उसको इलाज किया था फिर भी वो मर गया, पॉसिबल रीज़न, इलाज किया आपने, इलाज किया फिर भी मर गया, रीज़न पेशेंट एलर्जिक टू इंसुलिन। अभी ऐसा पेशेंट इंसुलिन से एलर्जिक था तो उसको क्या हो गया, एनाफाइलेक्सिस हो गई उसकी, तो उसकी डेथ हो गई। अभी कौन सी ऐसी इंसुलिन जिसकी एलर्जी होती है, इंसुलिन कौन सी इंसुलिन जिसकी एलर्जी होती है, बोविन्स, बोविन्स, ठीक है। अभी जो गाय का पेंक्रियाज होता है, बोविन क्या है, एक इंसुलिन है, नेचुरल इंसुलिन है, हार्मोन, हार्मोन प्रोड्यूस इन द पेंक्रियाज ऑफ काउ, उसको क्या कहते हैं, बोविन कहते हैं। तो बोविन की एलर्जी हो जाती है, उसकी वजह से पेशेंट की डेथ हो सकती है, ठीक है, ठीक है। मोस्टली क्या यूज करते हो आप, बोविन यूज करते हो। अभी डीके का पेशेंट है, आपने उसका इलाज किया फिर भी डेथ होगी, आपने उसको इंसुलिन दिया तो उसको एनाफाइलेक्सिस हो सकती है, वो एलर्जिक हो सकता है, ठीक है, तो डेथ हो सकती है पेशेंट की। और ये क्या है, काऊ के पेंक्रियाज से मिलती है। अभी ये डीके आपको समझ आ गई होगी, होप सो। मैंने आप फुल ट्राई किया कि आपको मैं प्रॉपर तरीके से समझाऊं। तो गाइज मुझे दीजिए इजाज़त, आज का टॉपिक हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। मैंने आपको आज दो चीज़ें पढ़ाई, ठीक है, दो टॉपिक्स कवर करवाए एंड होप सो आपको समझ आ गया होगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।